अगस्त 1945, ये दो तारीखें हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गईं। ये वो दिन थे जब पहली बार इंसानियत के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था। जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी अमेरिकन एटॉमिक बॉम्ब्स से तबाह हो गए और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। इन अटैक्स ने सिर्फ लाखों जानें नहीं ली, बल्कि इंसानियत को अंदर तक हिला दिया। आज भी इस ट्रेजेडी की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। चलो, मैं तुम्हें थोड़ा पीछे ले चलता हूं। वर्ल्ड वॉर 2 1939 में शुरू हुआ, जब नाजी जर्मनी के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया। जो एक यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर शुरू हुआ था, वो जल्द ही एक ग्लोबल वॉर में बदल गया। एक तरफ थे एलाइज, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और फ्रांस। दूसरी तरफ थे एक्सिस पावर्स, जापान, जर्मनी और इटली। 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक किया, जिससे यूनाइटेड स्टेट्स भी वॉर में खींच गया। उस दिन से पैसिफिक ओशन यूएस और जापान के बीच कुछ सबसे भयंकर लड़ाइयों का बैटल ग्राउंड बन गया। 1942 तक अमेरिका चुपके से एक नए तरह के वेपन पर काम कर रहा था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने दुनिया के कुछ सबसे महान दिमागों को एक साथ लाया, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एनरिको फर्मी और नील्स बोर। उनका मिशन क्या था? दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाना। 16 जुलाई 1945 को पहला सफल टेस्ट, ट्रिनिटी टेस्ट, न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान को हिला गया। उस पल इंसानियत के हाथों में एक ऐसी ताकत आ गई थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। भले ही जर्मनी ने मई 1945 में सरेंडर कर दिया था, जापान ने हार मानने से इनकार कर दिया। प्रेसिडेंट हैरियस ट्रूमैन और उनके एडवाइजर्स के सामने एक मुश्किल चॉइस थी। जापान पर हमला करें और अनगिनत अमेरिकन सोल्जर्स की जान खतरे में डालें, या अपने नए वेपन का इस्तेमाल करके उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, इस उम्मीद में कि शॉक से वॉर जल्दी खत्म हो जाएगा। 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 बजे एनोला के नाम का एक अमेरिकन B-29 बॉम्बर हिरोशिमा के ऊपर से उड़ा, जिसमें लिटिल बॉय नाम का एक यूरेनियम बॉम्ब था। एक पल में 70,000 से 80,000 लोग मारे गए। सिर्फ 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 140,000 तक पहुंच गई। शहर राख में बदल गया, टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। और दुख यहीं खत्म नहीं हुआ। रेडिएशन ने अगले सालों में हजारों और जानें ली। यह सिर्फ एक मिलिट्री अटैक नहीं था, यह एक टर्निंग पॉइंट था, जापान के लिए, दुनिया के लिए और इंसानियत के फ्यूचर के लिए। हिरोशिमा की परछाई आज भी मुझे याद दिलाती है कि शांति कितनी नाजुक हो सकती है और वॉर की कीमत कितनी ज्यादा होती है। नागासाकी पर बॉम्बबारी के बाद के दिनों में जापान सरकार संकट में थी। देश को अब सिर्फ 3 दिनों में 2 एटॉमिक हमलों का सामना करना पड़ा था। तबाही का पैमाना ऐसा था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। हिरोशिमा और फिर नागासाकी की रिपोर्ट्स ने पूरी तरह से विनाश की तस्वीर पेश की। सिटियों के एक पल में गायब हो जाने की कहानी बताई। इसके अलावा 9 अगस्त को, जिस दिन नागासाकी पर बॉम्बबारी हुई थी, उसी दिन सोवियत यूनियन ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और मंचूरिया पर एक बड़ा हमला किया, जिससे यह उम्मीद टूट गई कि सोवियत शांति वार्ता में मदद कर सकते हैं। जापान अब चारों तरफ से भारी ताकतों का सामना कर रहा था, एक ऐसे नए हथियार के साथ जो उसके सिटियों को एक एक करके मिटा सकता था। हालात बहुत खराब थे। इस सच्चाई के बावजूद जापान की सुप्रीम वॉर काउंसिल गतिरोध द थ्योरीज थी। काउंसिल उन लोगों के बीच बंटी हुई थी जो पॉट्सडैम घोषणा में रखी गई मित्र देशों की सरेंडर की शर्तों को मानना चाहते थे, और उन कट्टरपंथी सैन्य नेताओं के बीच जो अंत तक लड़ना चाहते थे। सैन्यवादियों ने तर्क दिया कि सरेंडर करना राष्ट्र के सम्मान और सम्राट के साथ विश्वासघात होगा। उन्होंने जापानी होम आइलैंड्स पर एक आखिरी आत्मघाती युद्ध का प्रस्ताव रखा, यह मानते हुए कि हार मानने से बेहतर पूरे राष्ट्र का बलिदान करना होगा। बहस घंटों तक चली, जिसमें जोश और निराशा भरी हुई थी, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। लाखों लोगों का भाग्य अधर में लटका हुआ था क्योंकि नेतृत्व पैरालाइज्ड था। इसी गतिरोध के क्षण में सम्राट हिरोहितो ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। सम्राट को जापान में एक दिव्य व्यक्ति माना जाता। सर,
था, एक भगवान जो राजनीति से ऊपर शासन करते थे और आमतौर पर सरकारी फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन अपने देश को पूरी तरह से विनाश के कगार पर और अपने लोगों को इतनी बुरी तरह से पीड़ित देखकर उन्होंने बोलने का फैसला किया। एक भूमिगत बम शेल्टर में हुई काउंसिल की बैठक में उन्होंने युद्ध समाप्त करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने अपने निर्दोष लोगों को और अधिक पीड़ित होते न देखने की अपनी असमर्थता के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें असहनीय को सहना होगा और मित्र देशों की शर्तों को स्वीकार करना होगा। उनका वचन अटल था। फैसला ले लिया गया। 15 अगस्त 1945 को जापान के लोगों ने कुछ ऐसा सुना जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था, अपने सम्राट की आवाज। एक पहले से रिकॉर्ड किए गए रेडियो संबोधन में, जिसे ज्वेल वॉयस ब्रॉडकास्ट के नाम से जाना जाता है, सम्राट हिरोहितो ने राष्ट्र के सरेंडर की घोषणा की। उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह औपचारिक और अप्रत्यक्ष थी और कई आम लोगों को इसे समझने में पहले मुश्किल हुई। उन्होंने कभी सरेंडर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पॉट्सडैम घोषणा के प्रावधानों को स्वीकार करने की बात कही। उन्होंने नए और सबसे क्रूर बम का जिक्र किया और कहा कि लड़ना जारी रखने से जापानी राष्ट्र का अंतिम पतन और विनाश होगा। जापान के लोगों के लिए, जिन्हें मौत तक लड़ने की शिक्षा दी गई थी, यह संदेश एक गहरा सदमा था, लेकिन इसने दूसरे विश्व युद्ध के अंत को चिह्नित किया।